Hello students of class 9. Now let's move on to part number 4 of our chapter the French Revolution. अब उसके पार्ट नंबर 4 पे आ गए. पार्ट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. पार्ट नंबर 3 तक हमने क्या पढ़ा. देखिए पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा कि किस तरीके से पब्लिक में गुस्सा फूटा और वो बेस्टिले पहुंच गए. बेस्टिले जहाँ पे किंग का दरबार है, किंग खुद है, उसके नोबल्स हैं. एंग्री क्राउड ने बेस्टिल में जाकर तोड़फोड़ की. बेस्टिले इज़ द नेम ऑफ द सिटी. वहाँ पे जाके तोड़फोड़ की, है ना. डॉक्यूमेंट जलाए, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में गए, ग्रेन्स को लूट लिया, है ना. राजा या उसके जितने भी आसपास के लोग थे सब डर के वहाँ से भाग गए, है ना. इसको लेकर राजा खुद भी डर गया और राजा ने अगले दिन ही, है ना, कुछ ही टाइम बाद मतलब एक नेशनल असेंबली बनाने के लिए बोला कि एक असेंबली होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी. हमने थर्ड स्टेट की बात मान ली है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. और कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाएंगे? इट लिमिट द पावर ऑफ द किंग. वो मेरी पावर को लिमिट करेगा, कम करेगा, इसलिए मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आज्ञा दे रहा हूँ. ये बोला राजा ने. ठीक है. जितने भी प्रिविलेजेस सबका एंड हो जाएगा. टिथ जो टैक्सेस चर्च पर फार्मर्स पर लगाए जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे. इक्वलिटी आएगी फ्रांस में. ठीक है. अब आप देखो तो आपको ईयर याद रखना है. 1791 इज द ईयर इन विच फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो अब ये क्या करेगा लुई 16. अब लॉज देखिए आप, अब आप सुनते जाइए बस. लुई 16 का दिमाग देखिए दौड़ रहा है. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके लॉज कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहली बात आती है, इसने दो सिटीजन बांटे हैं ना, एक्टिव और पैसिव. दो पार्टीशन कर दिया फ्रांस की पब्लिक का, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन कौन होंगे? जो वोट दे सकेंगे, है ना, जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, इलेक्शंस लड़ सकेंगे और वोट कर सकेंगे, वो एक्टिव हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होंगे. और पैसिव जो वही पुराने वाले जड़े पे चलेंगे, पुराना हाल रहेगा, उनको कुछ नहीं कर पाएंगे वो, है ना, वो पैसिव में डाल दिए. यहाँ पे आप एक ध्यान रखेंगे बात, विमेन चाहे उनकी एज कोई भी हो, कितना भी कमाती हूँ, कितना भी टैक्स भरती हूँ, पैसिव सिटीजन में डाली गई. वो कोई भी डिसीजन फ्रांस में नहीं लेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रांस में डेमोक्रेसी तो बहुत जल्दी आ गई, लेकिन वहाँ पे विमेन के राइट्स बहुत लेट आएंगे, है ना. मैं आगे बढ़ाऊँगा कब आएंगे, है ना. विमेंस के लिए बहुत लेट सोचा गया. अभी क्या करा, बिना सोचे समझे विमेंस को तो पैसिव सिटीजन में डाल दिया. उनके पास राइट्स डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है. एक्टिव कौन होगा? वो पर्सन जो कम से कम 25 साल की एज पूरी कर चुका हो और 3 दिन की सैलरी टैक्स के तौर पे देता हो, वो एक्टिव सिटीजन होगा, है ना. ये वोटिंग राइट्स मिलेंगे इसको. आप मुझे बताइए इंडिया में ऐसा होता है क्या? इंडिया में वोटिंग राइट्स ये देख के मिलते हैं कि मैं कितना टैक्स भरता हूँ, ये कितना पैसा कमाता हूँ? नहीं. एज देखी जाती है 18 ईयर्स. यहाँ पे एज है 25. चलिए वही प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं कि 25 एज के बाद आप राइट दे रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप ये सोचिए 3 डेज सैलरी का, महीने में 3 दिन की सैलरी टैक्स के तौर पे देनी पड़ेगी. तो आप वापस कहाँ पे आ गए? वही पुराने, बस कहते हैं ना, कान को हम ऐसे पकड़ सकते हैं और ऐसे घुमा के ही पकड़ सकते हैं. कान को घुमा के पकड़ा गया है. आपने पहले भी ये किया था कि आप अमीरों को ज़्यादा राइट्स दे रहे थे, गरीबों को कम. 3 दिन का टैक्स अमीर ही भरेगा, गरीब के पास इतना पैसा नहीं कि वो टैक्स भरेगा वोट देने के लिए. ठीक है. वोटिंग के लिए टैक्स भरा रहे हो आप लोगों से. और दूसरी बात, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है. गरीब से पूछा गया, हम करेंगे ना, बिल्कुल इलेक्शन में सबको पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, कर लेना. इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस एक काम करना, जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरेगा ना वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. जितने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरोगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कौन भरेगा? अमीर ही भरेगा. गरीब कहाँ से टैक्स भरेगा? और वो भी हाईएस्ट. भरते जाओ, जितना टैक्स भरोगे इलेक्शन में चांसेस मिलती जाएंगी, टिकट्स मिलते जाएंगे, इलेक्शन में आपको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा. तो आप ये देखो कि एक्टिव सिटीजन किन्हें बनाया जा रहा है? जो टैक्स भर रहा है. वोटिंग के राइट्स किनको मिलेंगे? 25 ईयर्स एज पूरी कर चुका हो, 3 डेज की वेजेस या सैलरी टैक्स के तौर पे देता हो. इलेक्शन किसको लड़ने को मिलेगा? जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देगा. तो सारी कहानी टैक्स पे अड़ गई. बाकी सब पैसिव सिटीजन में, रिमेनिंग जितने भी बचे सबको पैसिव सिटीजन बना दिया गया. इनके पास कोई राइट नहीं है. ये तो फ्रांस में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना. फ्रांस के राजा ने ये बोला, इनके पास कोई राइट्स नहीं है, ना ये गवर्नमेंट के लिए कुछ करते हैं. ठीक है. ना टैक्स भरना आता है, ना टैक्स भरते हैं, तो ना इन्हें वोटिंग के राइट्स मिलेंगे, ना इन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के राइट्स मिलेंगे. विमेन भले ही ये सब करने को तैयार हो जाए, वो टैक्स देने को तैयार हो जाए, उसकी एज 25 अबव हो जाए, तब भी कोई राइट्स नहीं मिलेगा. वो पैसिव सिटीजन ही रहेंगी. ये बात आपको ध्यान रखिए.
इसके अलावा कुछ राइट्स भी दिए थे इक्वलिटी वगैरह के, फ्रीडम वगैरह के, वो सबके लिए बराबर थे, है ना। तो जो फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए थे इसके अलावा, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो सबके लिए थे। लेकिन आपने वोटिंग के राइट्स तो छीन ही लिए ना, फंडामेंटल जीने का अधिकार तो आपने पहले भी लोगों को दिया हुआ था। अब तो वोटिंग से राइट चाहिए थे लोगों को। अब अमीर लोग ही सरकार बनाएंगे तो अमीर लोग ही सरकार में बैठेंगे, जो टैक्स भर रहा है वही वोट दे रहा है, तो इलेक्शन जीत के भी वही आएगा जो टैक्स दे रहा है, अच्छे अमीर है, तो वो गरीबों के लिए क्या सोचेगा। थर्ड स्टेट की तो वैसे वापस वही हालत हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लुईस 16 ने किस तरीके से फ्रांस की जनता को अपनी बातों में फंसाया है बस। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं नोट कर दूँ आपको, इतना ही आपके यूटी सेकंड में आएगा, है ना, पार्ट 4 तक ही। पार्ट 5 से अगर अपलोड हुआ भी यूटी सेकंड के पहले, तो आपको अभी यूटी सेकंड की प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़ना, वो इतने के क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, वही आपको लर्न करना है। हाँ, तो मैं अब इसको एंड कर देता हूँ कि क्या एंडिंग करनी है हमें, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में अभी क्या हुआ, आपने पूरा देखा, डिस्क्रिमिनेशन का एक दौर चला आ रहा है। लुईस 16 जब डरा, रेवोल्यूशन हुआ बेस्टिले में, उसके बाद तो लुईस 16 क्या करता है कि ठीक है इनको अधिकार दे दो, है ना, ऐसे करके करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया। बट कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया कि टैक्स भरो तो वोटिंग करो, और हाईएस्ट से हाईएस्ट टैक्स भरो, जितना टैक्स भरते जाओगे उतने इलेक्शन लड़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, विमेन को कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये इक्वलिटी है क्या, है ना, सिर्फ बातों में घुमा रहा है अब लुईस 16 लोगों को। अभी लोगों को लग रहा है ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, अब कुछ तो मिला खुद ना होने से बेहतर, लेकिन धीरे धीरे उन्हें फिर से पता लगेगा कि लुईस 16 ने धोखाधड़ी की है सिर्फ, और लुईस 16 के खिलाफ वो फिर से रेवोल्यूशन करेंगे। वो आगे की बात है, पार्ट 5 से उसको करेंगे। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, यूटी सेकंड में पार्ट 4 तक का कोर्स ही आ रहा है जो मैंने यहाँ पे कराया है, आपको सिलेबस मिलेगा, उसमें भी यही है कि टिल द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, या आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, तो वो पार्ट नंबर 5 से पढ़ेंगे, वो अभी यूटी सेकंड में नहीं आएगा। जितना पार्ट हमने कवर करा इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे आपके क्लासरूम ऐप पे। सो यहाँ तक का प्रिपेयर रखें आप। ओके, थैंक यू।